गाइस, टेट सी टेट KVS सुपर टेट स्पेशल सीरीज में आज हमने आपके लिए कुछ चुनिंदे टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है। चलिए देख लेते हैं। आज के हमारे ये टॉपिक्स आपके लिए सेलेक्ट किए हुए टॉपिक्स हैं जिनकी तैयारी हम करेंगे। चलिए हम देखते हैं पहले अपने टॉपिक को। मैकडूगल के द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी गई हैं जिनसे उनके संवेगों के बारे में पूछा जाता है। इट मीन्स आपसे मूल प्रवृत्ति दे करके पूछा जाता है कि इस मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन में आपको ये देखना है कि अगर आपको मूल प्रवृत्ति दी गई है तो संवेग पे टिक करना है, और अगर आपको संवेग क्वेश्चन में दिया गया है तो ऑप्शन में आप मूल प्रवृत्ति को टिक करेंगे। और गाइज, इस समय का जो ट्रेंड है उसमें ये भी पूछा जा रहा है कि ये जो संवेग उत्पन्न हो रहा है क्या ये सकारात्मक है या नकारात्मक। तो यहाँ हमने साथ में उसको सकारात्मक और नकारात्मक भी इंक्लूड किया हुआ है। आप देखिए, पहला हमारा जो है मूल प्रवृत्ति जो है संतान कामना, संवेग है वात्सल्य, सकारात्मक संवेग है। हाश आमोद, सकारात्मक संवेग है। शरणागति करुणा, सकारात्मक संवेग है। जिज्ञासा आश्चर्य, सकारात्मक संवेग। आत्मगौरव आत्माभिमान, सकारात्मक संवेग। संग्रहण अधिकार, सकारात्मक संवेग। रचना धार्मिकता कृतिभाव, सकारात्मक संवेग है। पलायन भय, नकारात्मक संवेग है। अब यहाँ से देखिए कुछ आपके ऐसे संवेग है जो नकारात्मक है, ठीक है। युयुत्सा क्रोध, नकारात्मक संवेग है। दैन्य आत्महीनता, नकारात्मक संवेग है। निर्वृत्ति घृणा, नकारात्मक संवेग है। सामूहिकता एकाकीपन, नकारात्मक संवेग है। भोजन तलाश भूख, नकारात्मक संवेग है। काम प्रवृत्ति कामुकता, यह भी आपका क्या है, नकारात्मक संवेग है। तो इन तीनों को आप एक साथ देख सकते हैं और इससे बनने वाले क्वेश्चंस आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इस समय गाइस ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था की उम्र क्या है, या परिपक्व प्रौढ़ावस्था की उम्र क्या है, या वृद्ध प्रौढ़ावस्था की उम्र क्या है। तो हमने यहाँ पे इसको भी इसलिए सेलेक्ट किया ताकि आप एक बार देख लीजिए। शैशवकाल की जो अनुमानित आयु है, ठीक है, अनेक अनेक विद्वानों के द्वारा, जितने साइकोलॉजिस्ट हैं सबके द्वारा अलग अलग दिया गया है, लेकिन एक निर्धारित जो अनुमानित आयु है जिससे हमारे प्रश्न बनते हैं उसको मैंने यहाँ पे लिया है। शैशवकाल का जो अनुमानित आयु है वह जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है। पूर्व बाल्यकाल जो है 2 से 6 वर्ष तक माना जाता है, और उत्तर बाल्यकाल जो है वो 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। इसमें कभी कभी ये बताया जाता है कि किशोरावस्था जो है वो टीन एज है, तो उसको आप देख सकते हैं, लेकिन जो आपको ऑप्शन मिलेगा कम से आपके अनुमानित आयु जो है वो 12 से 18 वर्ष को ही किशोरावस्था में रखता है। युवा प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष। अब प्रौढ़ावस्था सिर्फ पूछे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अलग ट्रैक मार्क कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक साथ जब शामिल कर दिया युवा प्रौढ़ावस्था तो 18 से 40 वर्ष तक होता है। परिपक्व प्रौढ़ावस्था भी पूछा जाता है, तो इसे आप देख सकते हैं 40 से 65 वर्ष तक की उम्र जो होती है वो परिपक्व प्रौढ़ावस्था की होती है। वृद्ध प्रौढ़ावस्था जो है वो 65 वर्ष से अधिक। तो इस समय गाइड कह सकते हैं कि वृद्ध प्रौढ़ावस्था में शायद ही हम सब पहुंच पाए, कोरोना इत्यादि से बचे रहें तो। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण। हिंदी भाषा शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो इससे रिलेट करके पूछा जाता है। तो हिंदी के आप देखते हैं कि टेट सी टेट इत्यादि, स्पेशली सी टेट में जो है 15 नंबर पेडागोजी के आते हैं और 15 नंबर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे बुक से रिलेट करके। तो यहाँ पे है कि आपके भाषा शिक्षण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने उनको एक साथ इंक्लूड किया हुआ है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? जो शिक्षण विधि छात्रों की समस्याओं को दूर करने में मदद करे उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। ऑप्शन में इसी तरह आपको मिलेगा। निदानात्मक शिक्षण क्या है? जिसके द्वारा छात्रों की समस्या का पता लगाना। कभी कभी ये होता है कि निदान करना, तो हमें ये लगता है कि निदान का मतलब होगा कि उनकी समस्या हम जानते हैं और उसको सॉल्व करने का तरीका उनको बता दें। नहीं, आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि निदान का अर्थ यहाँ पे पहले समस्या को पता करना है, और फिर उपचार का अर्थ होगा उस समस्या को दूर करने का प्रयास करना।
बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है किस अवस्था में? 3 वर्ष की अवस्था में माना जाता है कि 3 वर्ष की अवस्था में बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अब ऑप्शन अलग अलग, अगर तीनों दिया तो आप तीनों को लगाइएगा, एक एक दिया तो इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें से किसी एक को लगाइएगा। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञानात्मक, सृजनात्मक और कौशलात्मक। उच्चारण दोष के कारण कौन कौन से होते हैं? शारीरिक, वर्णों के उच्चारण का अज्ञान, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। यानी शारीरिक हाव भाव, ये बच्चा अगर शारीरिक रूप से या किसी ऐसी समस्या ग्रसित है तो हो सकता है कि उसका उच्चारण अस्पष्ट न हो। वर्णों के उच्चारण स्थान का जो अज्ञानता है, जैसे क ल क, तो वो अगर कल को आप बोल रहे हैं और वो लिख दिया लक, तो उसे लक ही तो पढ़ेगा, कल तो कभी नहीं पढ़ सकता। तो उच्चारण स्थान जो है, या फिर आपसे ये क जो है आप देखते हैं कि कंठ ध्वनि है और बच्चे को पता नहीं है, तो वो क्या करे, क यानी नासिका से उसको बोलने का प्रयास करे, तभी हमारा उच्चारण गलत होगा। ठीक है। क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव भी पड़ता है। अब आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में जो बोलियां हैं अलग अलग तरीके से, कोई खींच के बोलता है, कोई ऐसा बोलता है लगता है नाके ही में बोल रहा हो, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है उच्चारण पर। भाषा शिक्षण के सिद्धांत: अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, चॉम्स्की का जो सिद्धांत दिया गया है भाषा संबंधी, अभिप्रेरणा व रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का बोलचाल का सिद्धांत, जीवन समन्वय का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य व पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। यह है भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांत, अब इसको याद कर लीजिए। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। आपसे पूछा जाएगा आप क्या करेंगे, ऐसा कौन सा कार्य करेंगे समावेशी कक्षा में जिससे भाषा शिक्षण को सुगम बनाया जा सके। आप वहाँ पे टिक करेंगे, भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। एक ऐसा परिवेश बनाएंगे जिसमें भाषा का क्या हो, बच्चों का जो भाषा अर्जन की क्षमता हो एकदम सुगम हो। मूल्यांकन का प्रयोजन क्या होता है? बच्चे के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मूल्यांकन का जो प्रयोजन है, ये मात्र ऐसा नहीं है कि नहीं बच्चों को हम उनका जो मूल्यांकन किए हैं उनको नंबर सुना दिए, उनके गार्जियन को नंबर सुना दिए, उनको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बाल केंद्रित शिक्षा इस समय इसी पे ज़्यादा फोकस है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका उत्तर होगा। बच्चे के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना मूल्यांकन का प्रयोजन है। कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे करते हैं? गीत नाट्य, खंडन, व्याख्या, अर्थबोध, व्यास, तुलना, समीक्षा पद्धति और रसास्वादन पद्धति के द्वारा। सस्वर वाचन: इस वाचन में शिक्षक पहले बोलता है, फिर छात्रों से अनुकरण करने के लिए कहता है। सस्वर वाचन आपसे पूछा जाता है। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? अनुकरण करना, क्योंकि आप छोटे बच्चों को ही तो पढ़ाने जा रहे हैं, वहाँ पे आप अनुकरण करवाइए। भाषा शिक्षण के सबसे उपयुक्त साधन में आपका आ जाएगा, आप पहले बोलिए और बच्चे जो होते हैं वो आपको एक आदर्श व्यक्ति मानते हैं, तो फिर आपके अनुसार वो आपका अनुकरण करेंगे। भाषा के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? ध्वनि होते हैं, चिन्ह है, संकेत है, ये भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। कौशलात्मक उद्देश्य क्या है? पढ़ना, लिखना, सुनना, ये कौशलात्मक उद्देश्य है। लिपि का सही ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक स्तर। अक्षरबोध प्रणाली के, इसके माध्यम से छात्रों में उच्चारण संबंधी समस्या का निवारण होता है। श्रव्य सहायक सामग्री क्या है? इसका उपयोग शुद्ध उच्चारण करने में होता है। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? चित्र वर्णन विधि। बालोद्यान पद्धति के प्रवर्तक फ्रॉबेल हैं। अरे आप नहीं जानते, किंडरगार्टन इसे तो कहते हैं। ठीक है,
डाल्टन विधि के प्रवर्तक कौन है? मिशेल एंड पार्खस्ट हैं। त्रिभाषा सूत्र की रचना मतलब कब हुई थी? त्रिभाषा सूत्र को ही तो मातृभाषा जानते हैं भैया। यह 1956 में हुई थी। मौखिक अभिव्यक्ति हेतु विधियां कौन से हैं? सस्वर वाचन है, कविता वाचन है, समवेत वाचन है। मौन वाचन का शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तार्किक योग्यता का विकास करना। समवाय विधि, सहयोग विधि क्या है? यह विधि निबंध शिक्षण में प्रयुक्त होती है। समवाय विधि, सहयोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। भाषा कौशल के प्रकार हैं, 4 प्रकार के होते हैं: सुनना, भाषण, वाचन, लेखन। समावेशी कक्षा में बच्चे गलतियां करते हैं लिखने, पढ़ने, बोलने संबंधी। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्त विचार। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। श्रुत लेख से छात्रों में श्रवण कौशल एवं लेखन कौशल की परीक्षा होती है। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? बातचीत करना, डिबेट करवा देना उनके बीच में, तो ये मौखिक भाषा का आकलन आप कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए। जनक का नाम अक्सर पूछा जाता है और इसमें से यही कुछ 2-4 ऐसे जनक हैं जिनको बार बार हर एग्जाम में जरूर रखा जाता है। आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं, निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं, प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक हैं, डाल्टन विधि। अब यहाँ ध्यान से इसको देखना होगा क्योंकि डाल्टन विधि के जनक अक्सर ऑप्शन में आप देखेंगे तो डाल्टन रख देगा, लेकिन ये डाल्टन कोई वैज्ञानिक नहीं है भैया। डाल्टन जगह का नाम था जहाँ पे इस विधि को शुरू किया गया था, इसलिए इसका वहाँ पे डाल्टन आपको रख दिया जाता है। बच्चे कन्फ्यूजन के मारे डाल्टन विधि के जनक को डाल्टन ही लगा देते हैं। कुमारी हेलन पार्खस्ट है, ध्यान रखिएगा। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रॉबेल है। अभी इसकी चर्चा पीछे हम लोग कर रहे थे ना, बाल गार्डन जो आप देख रहे थे। किंडरगार्टन का शब्द क्या है? बच्चों का बगीचा, इसी को कहते हैं। मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग है। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है? खोज करना। ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक शब्द का क्या अर्थ है? उत्पन्न। बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को। आगे देख लीजिए, बालकों के अध्ययन संबंधी जो विकार होते हैं, तैयार होगा आपका, बट गलती तो यहाँ कर ही देते हैं, तो एक बार देखने में क्या रहता है, देख लीजिए 2-4 सेकंड। डिसलेक्सिया मानसिक विकार है, इससे ग्रसित बालक 10 को नेट पढ़ता है, पढ़ने से संबंधित अक्षमता है डिसलेक्सिया। ठीक, समझ में आ गया होगा। डिस्ग्राफिया लिखने से जुड़ी अक्षमता, इससे ग्रस्त बालक लिखते समय तेज आवाज में बोलना, वर्णों का आकार बनाने में कठिनाई होना, ऐसा हस्तलेख जो पढ़ा न जा सके, कुछ इस ढंग से लिखते हैं। डिसएफेजिया क्या है? इससे ग्रस्त बालक भाषा को बोलने, सुनने, लिखने में समस्या, अपने आप को समझता है कि मुझे समस्या हो रही है, होती भी है। अग्रेफिजिया क्या है? इससे ग्रस्त बालक द्वितीय भाषा के प्रति अक्षमता प्रदर्शित करता है। अग्रेक्शिया, इसमें बालक को एक भाषा जो सिखा देते थे, आई थिंक इसमें जो आपको देखते हैं कि मातृभाषा पहले बालक सीख के आता है और स्कूल में जब उसे हिंदी टीचर बोलते हैं तो वो चुपचाप टीचर के फेस को देखता है, क्या बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे बच्चों को जब आप देखें तो मानिए कि उनको अग्रेशिया जो होता है उसकी शिकायत है। अफेजिया, डिस्फेजिया अलग है, अफेजिया अलग है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कहीं डिस्फेजिया को देख के या अफेजिया को देख के दोनों में आप ये ना सोचिए कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया, दिल गार्डन हो गया, भैया मारो अब इसी को मार दो, मेरा तो सही हो गया। नहीं भैया, आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्फेजिया अलग है, अफेजिया अलग है। अफेजिया
मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता होती है। और डिस्फेजिया देख रहे हो कि बोलने, सुनने, लिखने सब में समस्या होती है। ठीक। डिस्प्रैक्सिया पूछा जाता है, एक विकासात्मक विकार है, इससे ग्रस्त बालक कमजोर याददाश्त का होता है और शीघ्र ही हताश हो जाता है। यानी जब उसने कुछ बहुत ही अच्छे से रटा हुआ है और टीचर अचानक पूछ दिए और उसे अब याद नहीं आ रहा है तो हताश तो हो ही जाएगा ना। हाइपोटोनिया क्या है? इसे फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम कहते हैं। इससे ग्रस्त बच्चा ढीला ढाला बैठा रहता है, चुपचाप। याद रखिएगा, बेबी सिंड्रोम के नाम से पूछेगा कि ऐसा कौन सा अध्ययन संबंधी विकार है जो बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, तो हाइपोटोनिया। डिस्कैलकुलिया यह गणितीय समस्या है जिसमें बच्चा क्या करता है, 9 × 3 को 6 × 3 समझ लेता है। ठीक, यानी 9 को उल्टा समझ लेगा, ये इससे समझिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।